डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SKP एक्सक्लूसिव। इस वीडियो में हम आपको इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड पूरी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। PFT के बारे में, स्टेज 2 के बारे में क्या क्या होना है, क्या क्या करेंगे, स्टेज 3 के बारे में भी पूरा बताएंगे, क्योंकि जो नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, इसके साथ साथ हम आपको और क्या बताएंगे, ये बताएंगे कि आपको स्टेज 3 के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करवाने हैं। ठीक, तो ये सब होता है। इसमें जो GT का है, जो ज्वाइनिंग हुई वो अगस्त में होगी, और जो DB की है वो कब तक ज्वाइनिंग हुई, तो वो अक्टूबर तक ज्वाइनिंग करवानी है। और GT और यांत्रिक का जो साथ होगी ज्वाइनिंग वो अगस्त तक, और DB की अक्टूबर तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, और इसमें हमने टाइम स्लैश लगा देंगे कमेंट सेक्शन में, जिससे आपको ये वीडियो देखने में सुविधा हो और कोई भी दिक्कत ना पड़े। ठीक, तो पहले तो हम ऐसे ही ये स्क्रॉल करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि वैकेंसी कितनी अवेलेबल है। नाविक GT के लिए अगर अनरिजर्व की बात करें तो 114 है, EWS 33, OBS 83, ST 7, SC 23, टोटल 260 वैकेंसी हैं नाविक GD के लिए। और नाविक DB के लिए 50 वैकेंसी टोटल हैं। यांत्रिक मैकेनिकल के लिए 31 वैकेंसी है। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए 7 वैकेंसी हैं, और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 10 वैकेंसी हैं। तो ये चार्ट आप लोग देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी जानकारी के लिए। तो हम अब आगे बढ़ने जा रहे हैं। ये सिलेक्शन प्रोसीजर तो आपको पता होगा, स्टेज 1, 2, 3, 4 में जो इसका प्रोसीजर है। जो स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो तो मार्च के महीने में हो चुका था। तो अगला और सितंबर में आने वाला है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जान सकते हैं कि किससे कितने मार्क्स आने हैं। ठीक, क्योंकि सितंबर में फिर से एग्ज़ाम जो होने वाला है इंडियन कोस्ट गार्ड का, और ये इसका सिलेबस दिया गया है कि सेक्शन 1 में सेक्शन 2 का और सेक्शन 3 का पूरा सिलेबस दिया गया है स्टेज 1 के लिए। तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब हम अगर आगे बढ़ते हैं, मेन फोकस हमारा रहेगा स्टेज 2 का जो प्रोसेस है उसके बारे में, कैसे क्या करना है। ठीक, तो सबसे पहले जो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा हुई थी ऑनलाइन आपकी, वहाँ पर एक मेरिट लिस्ट उससे तैयार की जाएगी, और एडमिट कार्ड स्टेज 2 के लिए इशू किया जाएगा। एज पर वैकेंसी अवेलेबल एंड रेशियो जो होगा अनुपात वो डिसाइड किया जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। ठीक, और आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे जो आपने कर लिए होंगे, जिसकी लास्ट डेट 26 मई थी। उसमें 26 मई थी, तो उसमें बस 2 ही चीज़ मैक्सिमम मांग रहे थे। क्या मांग रहा था? OBC का कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब OBC क्या, कास्ट सर्टिफिकेट, OBC SC ST जिससे आप बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ जो CGPA और जो ग्रेड इनटू परसेंटेज का जो टेबल होती है वो मांग रहे थे, जो बोर्ड के द्वारा इशू किया जाता है। ठीक, अब कास्ट सर्टिफिकेट में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि वो बिलोंग कर रहे थे OBC से, लेकिन उनके दिखाया जा रहा है कि EWS का कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करें। तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। आपको क्या करना था, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसमें क्या कुछ भी लिख के आ रहा है, SC ST EWS जो भी लिख के आ रहा है, आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको वहाँ पर OBC का ही अपलोड करना था। तो आशा करता हूँ आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई जानकारी मतलब अपलोड करने में दिक्कत ज़्यादा नहीं आई होगी, और आप हमसे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो ज़्यादा सही रहता है। ठीक, अब अगर हम आगे बात करें तो इसमें जो कोस्ट गार्ड से मैंने बात की थी, तो उसमें बताया गया था कि आपको जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसी का आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करनी है। तो इसमें कोई बड़ी इशू नहीं है। ठीक, और इसमें जो इसका जो पीरियड होगा फिजिकल स्टेज 2 का, वो 1 से 2 दिन के बीच चलेगा। ठीक, और जो INS चिल्का में रिपोर्टिंग के समय स्टेज 3 का कुछ डॉक्यूमेंट लगने हैं, तो वो आपको करवा दिया। और इसमें एक रिन्यू से संबंधित एक और नया
अपडेट आया था कि बहुत से लोग क्या नहीं करवा पा रहे हैं कि कोविड की वजह से जो कास्ट सर्टिफिकेट जिनका एक्सपायर हो गया है वो रिन्यू नहीं करवा पा रहे हैं। तो इसमें ये छूट दी गई थी कि वो अभी ना करवा के स्टेज 3 के दौरान प्रस्तुत कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। अभी आपके पास जो पुराना है वो कास्ट सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, पास होंगे या फेल, ये सिर्फ क्वालिफाइंग टेस्ट है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग टेस्ट है। इसके जो नंबर हैं वो मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। नंबर क्या है, वो मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, मतलब क्वालिफाइंग जो स्टेज कह सकते हैं आप इसे। अब इसमें होगा क्या, आपको एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट दिया जाएगा और क्या क्या आपको लेके जाना है, शू लेके जाना है, टी शर्ट, ट्राउज़र, ये सारी चीज़ जो आपको वहाँ पर लेके जानी है अपनी। और इसमें 3 चीज़ें होंगी। पहला हो गया 1.6 किलोमीटर की रनिंग हुई 7 मिनट के अंदर अंदर। अब 7 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर की रनिंग 60 मिनट में कंप्लीट करना है। 20 स्क्वाट अप्स या उठक बैठक लगानी है, 10 पुशअप्स लगानी है। और ये जो तीनों टेस्ट होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ दे सकते हैं स्क्रीन पर। ये तीनों टेस्ट लगातार किए जाएंगे, मतलब आपको बीच में रेस्ट नहीं दिया जाएगा। अगर आप इसमें किसी में भी फेल हो जाती हैं तो आपको ये दिक्कत उठानी पड़ सकती है कि आपका कैंडिडेचर वो है कैंसिल या रद्द किया जा सकता है। तो इसलिए आप अपनी प्रैक्टिस घर से ही करके जाएं, ये तीनों चीज़ें सही से करें। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी पास या फेल हुई मतलब क्वालिफाइंग है कि उसकी जो ग्रेड 10th 12th डिप्लोमा की मार्कशीट है, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड है, कास्ट सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट या एग्रीगेट जो नंबर है, और एनी जो नेम, डेट ऑफ बर्थ है, पेरेंट्स नेम, परसेंटेज मार्क, वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल्स, ये इसमें अंतर नहीं पाया है। और इसका जो इनकी जो डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी है वो 31 अक्टूबर 2021 से पहले की एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट बताया गया है। आगे बात करते हैं रीअसेसमेंट के बारे में। रीअसेसमेंट ऑफ इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, ये क्या होता है, इसमें जो कैंडिडेट हैं बहुत से कैंडिडेट को पता नहीं होता है ये इसका मतलब क्या है। इसका मतलब हम ये समझा देते हैं कि अगर आपके जो डीबी या जीडी के लिए, डीबी के लिए 10th क्लास के लिए मान होगा, ठीक, डीबी के लिए आपका डिप्लोमा या जो 12th क्लास का मान होगा। चलिए हम आप इस इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को जो 30% या मोर देन परसेंटेज सिक्योर्ड इन क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, उसको एक एग्जाम्पल से समझाने। अगर आप डीबी क्लास 10th में आपके 55% मार्क्स हैं टोटल, ठीक, लेकिन अगर आपने जो ये इंडियन कोस्ट गार्ड का डीबी का जो डोमेस्टिक ब्रांच का एग्ज़ाम ऑनलाइन दिया था, इसमें आपके परसेंटेज 55% प्लस 30% या 30% से ज़्यादा हैं, मतलब इसका 55% मार्क्स आया आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, जबकि 86% मार्क्स आ गए आपके जो इंडियन कोस्ट गार्ड का डीवी का एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया था इसमें आ गए। तो 30% या 30% से ज़्यादा जिसके नंबर होंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम से, तो उसी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के रूप में गिना जाएगा। ठीक, तो इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के रूप में गिना जाएगा। और साथ ही साथ तो उन्हें एक दोबारा से टेस्ट देना पड़ेगा जो सेम होगा डीवी लेवल का, उसे बस क्वालिफाइंग करना पड़ेगा, सिर्फ पासिंग मार्क्स ले आने पड़ेंगे। और उसमें जो है क्या नहीं होगा, इसमें क्या नहीं होगा आपको कि इसके जो नंबर होंगे वो मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। तो ये बात है। अगर हम बात करें जीडी के लिए, अगर जीडी में आपके ऐसे जीडी में अगर आपके 100% आ गए, माना कि आईसीजी कोस्ट गार्ड का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिया था उसमें आपके आ गए 100%, लेकिन उसमें इसके अलावा जो आपके 12th में जो परसेंटेज है वो आपकी 70% या 70% से कम है, तो 70 में 30 जुड़े तो क्या होता है 100%। 100% 30 या 30 से ज़्यादा परसेंट है जो आपने आईसीजी में अचीव की है, तो इसके लिए आप इनकंसिस्टेंट परफॉर्मर में आ जाती है, तो आपको भी टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये हो गई मोटी, लेकिन ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जिनका 30% का वेरिएशन आता है उस जो ऑफिशियल जो टेस्ट होता है इन कोस्ट गार्ड का और जो आपके बोर्ड की। तो ज़्यादा आपको कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है कि सिर्फ पासिंग मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा। ठीक।
अब हम आगे बात करें तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसमें पाए गए इनकंसिस्टेंट परफॉर्मर में, तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आपका ये टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं हम अपनी इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन की। 1 से 2 दिन स्टेज 2 रहना है, तो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, वो भी पास होंगे आप या फिर फेल होंगे, मतलब ये भी क्वालिफाइंग है, इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इसमें आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप अनफिट हो जाते हैं तब आपको क्या कर सकते हैं। 21 दिन का आपको टाइम मिलेगा यदि आप परमानेंटली अनफिट हैं, और 42 दिन का टाइम मिलेगा यदि आप टेम्परेरीली अनफिट हैं। तो बस यही चीज़ है इसमें जो ध्यान देने योग्य है इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन में। अब हम बात करेंगे स्टेज 3 के बारे में, क्योंकि देखिए स्टेज 3 भी चलेगा 1 से 2 दिन, स्टेज 2 भी चला 1 से 2 दिन। अब इंडियन कोस्ट गार्ड ने, आप अगर इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसमें क्या बताया गया, उन्होंने बताया है कि स्टेज 3 के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो अभी से रेडी कर लें। स्टेज 2 अब देखिए ये आप देखिए स्टेज 2 अभी हो नहीं पाया पूरा, लेकिन उन्होंने नोटिफिकेशन डाल दिया उसमें कि स्टेज 3 के लिए डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। अब ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है कि जो स्टेज 2 है वो पहले से ही डिले हो गया, मतलब लेट हो गया, विलम्ब हो गया इसमें, क्योंकि जो दूसरी सेकेंड वेव थी कोविड-19 की पेंडेमिक की, इसलिए उन्होंने पहले से ही चेता दिया है कि पहले से ही रेडी रखें आप डॉक्यूमेंट। उसकी हम बात आगे करेंगे, आपको पूरे वे डॉक्यूमेंट देंगे कि स्टेज 3 में क्या क्या लगेगा, ठीक। तो उसकी आप टेंशन ना लें। स्टेज 3 में बस आपको वही ध्यान देना है, कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी वगैरह, और इसके उसका वैलिडिटी 31 अक्टूबर तक समाप्त नहीं होना चाहिए, 31 अक्टूबर बाद ही होना चाहिए। तो यही स्टेज 3 में भी होगा। और स्टेज 3 में ही आगे क्या होगा, आगे होगा फाइनल मेडिकल एट INS चिल्का। इसमें भी जो फाइनल मेडिकल होता है उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इनिशियल मेडिकल अगर आप पास कर लिए हैं तो बहुत कम चांस होते हैं कि फाइनल मेडिकल में आपको दिक्कत हो, ठीक। यहीं पर आपको रिव्यू मेडिकल्स एज पार्ट ऑफ फाइनल मेडिकल भी होगा, ठीक। अब बात करते हैं अगला, सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी होगा स्टेज 3 में, कि मतलब आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करने, पुलिस वेरिफिकेशन और अदर एसोसिएट फॉर्म। तो इसकी लास्ट में, इसी वीडियो के लास्ट तक आप देखें, ये सब हम बता देंगे। पुलिस वेरिफिकेशन का कौन सा फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, ये जो लिंक है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं कोस्ट गार्ड की वेबसाइट से। हम आपको उसका फॉर्मेट भी दिखा सकते हैं कि कैसा आता है, ये वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताएंगे। और स्टेज 4 तो आप जानते होंगे कि आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट करना है, और वेरिफिकेशन के लिए बोर्ड या यूनिवर्सिटी या स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजा जाएगा इन कोस्ट गार्ड के द्वारा। अगर ये गलत पाए गए डॉक्यूमेंट तो उसका जो कैंडिडेचर रद्द किया जाएगा, और उसके जो डॉक्यूमेंट है वो लौटा दिए जाएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। तो यही स्टेज 4 में बताया गया है। ये इतनी इन्फॉर्मेशन थी। तो अब हम आगे इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और क्या क्या है। अब आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट तो आप अपलोड कर चुके हैं, 26 मई लास्ट डेट थी जिसमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करनी थी। लेकिन अब हम वो लिस्ट की बात करेंगे जो आपको कहाँ, जो स्टेज 2 के बीच देखिए, ये तो ज्वाइनिंग तो दिए अगस्त वगैरह। अब हम लिस्ट डॉक्यूमेंट करेंगे जो स्टेज 2 में आपको क्या क्या वहाँ पर लेकर जाना है, और स्टेज 3 के बारे में भी आगे बात करेंगे कि आपको क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेज 2 के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं कलर प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसका आप PDF निकालें और उसका कलर्ड प्रिंट आउट निकालें, ठीक। इसके बाद एडमिट कार्ड ऑफ स्टेज 1 एंड स्टेज 2। एडमिट कार्ड को आप कलर प्रिंट आउट निकालें, और स्टेज 1 और स्टेज 2 की जो एडमिट कार्ड है वो आपको ले जाना है। स्टेज 1 में एक इम्पोर्टेंट ध्यान देनी है कि जो आप सेंटर में देने गए थे स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम, उसमें जो आप एडमिट कार्ड ले गए वही ले जाना है, क्योंकि उसमें उस ऑफिसर का साइन वगैरह होगी और सील वगैरह होगी, तो वही आपको लेकर जाना है। और स्टेज 2 का हमारे हिसाब से 10 दिन के अंदर अंदर रिलीज कर दिया जाएगा स्टेज 2 के लिए जो होता है एडमिट कार्ड, तो वो भी आपको लेके जाना है। तीसरी बात है फ़ोटो ID कार्ड,
जो आपने एप्लीकेशन में लगाई थी, अगर वोटर आईडी लगाई तो वोटर आईडी, पैन कार्ड लगाया हो तो पैन कार्ड, और अगर आधार कार्ड लगाया तो आधार कार्ड। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरे थे वो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर ही जाने हैं, ठीक। जो इस और साथ साथ जो देखिए आपने स्टेज 1 में पहले कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट जो है स्टेज 2 में जो एडिशनल डॉक्यूमेंट मान जैसे CGPA ग्रेड इनटू परसेंटेज जो फार्मूला होता है वो अपलोड किया होगा आपने, कास्ट सर्टिफिकेट का किया होगा, तो ये सब चीज़ भी आपको लेना जाना है जितनी भी लगाई है। 3 फोटोकॉपी लेनी जानी है सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, और स्वप्रमाणित या सेल्फ अटेस्टेड करके। 20 पासपोर्ट साइज फ़ोटो कलर फोटोग्राफ लगेंगी जो आपने एप्लीकेशन में किया है, वो स्लेट वाला आपने किया है, वो उसकी 20 फ़ोटो लगेंगी। आप 40 या 50 लेकर जाएं, ठीक है। ये मेरी आपको पर्सनली जो सजेशन है या सलाह जो भी आप माने वो है। और इसके बाद क्योंकि ज़्यादा लेकर जाएं तो सही रहता है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर जाना है ओरिजिनल, और 4 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी ले जाकर जानी है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा है इफ़ एप्लीकेबल। अब हम बात करेंगे स्टेज 3 की। स्टेज 3 में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कलर प्रिंट आउट। ज़्यादातर जो डॉक्यूमेंट हैं वो स्टेज 2 से ही मिलते जुलते हैं, ठीक। तो इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। हाँ, इसमें एक बात है कि जो डॉक्यूमेंट हैं जो अभी आया है न्यू ICG की तरफ से गाइडलाइन दी गई है कि क्या क्या लगाने हैं, तो उसकी मैं PDF दूंगा कि और उसमें बताऊंगा आगे कि स्टेज 3 में क्या क्या आपको लेके जाना है, ठीक। अभी यहाँ पर मोटे तौर पर समझने तो कलर फोटोग्राफ वही लेके जानी है 20, ठीक। 30 लेके जानी है तो 30 की आप 50 लेके जाएँ, 60 लेके जाएँ जो आपने एप्लीकेशन भरते समय लगाई थी। उसके बाद 10 फ़ोटो लेके जानी है जिसमें ब्लू बैकग्राउंड हो, वो लेके जाना है आपको। और कुछ पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है जैसे फैमिली पार्टिकुलर सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, विलिंगनेस सर्टिफिकेट है, और आधार कार्ड है, NOC है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, और पैन कार्ड वगैरह है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अटेस्टेशन फॉर्म है, ठीक, और NOC है। तो ये सब आपको लेकर जानी है। हम आपको अगले थोड़ा इसी वीडियो के आगे पूरा देखें वीडियो, इसी वीडियो के आगे बताएंगे कि बिल्कुल लाइन से पूरा PDF जो कोस्ट गार्ड ने रिलीज़ किया वो आपको दिखाएंगे, और पूरा ये दिखाएंगे कि पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म कैसे होता है, आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है और भर के देना है, ठीक। तो अभी सिर्फ यही इतना ही समझते हैं मोटे मोटे तौर पर, आगे पूरा बताएंगे। अब समझ लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या होगा। तो हाइट वेट चार्ट होता है, चेस्ट का होता है, ये सब समझ लेंगे इसमें। देखिए हाइट वेट चार्ट में क्या करेंगे कि मिनिमम हाइट तक होनी चाहिए 157 है, ठीक, 157 हाइट होनी चाहिए। अब हाइट स्टैंडर्ड्स में भी रिड्यूस बाई अप टू 5 सेंटीमीटर बिलो 157 फॉर कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल ऑफ असम, इनके पास असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इनकी जो नागरिकता है या निवास प्रमाण पत्र है तो उन्हें 5 सेंटीमीटर का रिड्यूस मिल जाएगा हाइट में। अब वेट की बात करें तो ±23% चलता है। हाइट वेट चार्ट आप गूगल में सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद उसका जो हाइट वेट चार्ट है 10 ±10% एक्सेप्टेबल है वेट। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाला हूँ, अगर आप बिलोंग करते हैं 18 से 20 साल के बीच में हैं, 18 से 20 साल के बीच में अगर हैं, और जो आपकी हाइट मान कंसीडर करते हैं जैसे 170 है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूँ कि आप 18 से 20 साल के बीच में हैं, और जो आपने गूगल पर नेवी के लिए चार्ट देखा होगा उसमें 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, तो उस चार्ट के हिसाब से 170 सेंटीमीटर के लिए आपका 63 kg वज़न हो जाएगा। कोई ये ऑफिशियल मैंने एक एग्जांपल के तौर पर लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपका 63 kg ही वज़न होना चाहिए, ये फिक्स नहीं है, क्योंकि सबका वज़न जो है वो वेरी करता है, जो वेट है वो वेरी करता है, तो इसलिए आपको ±10% का एक्सेप्टेबल है। मतलब ये है कि 63 का अगर आप 10% करें तो इसका होगा
6.3%। ठीक, तो इसके लिए अगर 63 में से 6.3% घटाएंगे तो बढ़ेंगे 56.7 kg, और अगर 6.3% 63 में जोड़ेंगे तो आपके पड़ेंगे 69.3 kg। तो आपका जो वेट है जो 56.7 kg और 69.3 kg इनके बीच में होना चाहिए, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो ±10% का यही मतलब होता है। और हियरिंग आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। ठीक, और ये नोट आप ज़रूर पढ़ लें क्योंकि इसमें बहुत सी दिक्कत सामना करनी पड़ सकती है बच्चों को। इसमें बताया कि कैंडिडेट का जो वैक्स होता है कान में, जिसे आप घूक भी कहते हैं, उससे आप डॉक्टर से निकलवा कर जाएँ। जो पीलापन दांत के ऊपर छाई रहती है परत, उसको भी निकलवा कर जाएँ। ठीक, हाइट में रिलैक्सेशन है जो यहाँ के दिए गए हैं। टैटू का तो बात ये है कि कोहनी और हाथ के जो बीच की जगह होती है वहाँ पर आपका टैटू अलाउ है, और हाथ जो पूरा आपका पंजा होता है उसके ऊपर वाले एरिया में टैटू अलाउ है, और किसी पार्ट में टैटू अलाउ नहीं है। ठीक, और आगे ये जनरल गाइडलाइंस कुछ दी गई हैं जिन्हें आप पढ़ सकती हैं। जनरल गाइडलाइंस में यही है भाई कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और मार्कशीट हैं जो स्टेज 2 के द्वारा प्रस्तुत की जाएगी वो आपको रिटर्न कर दी जाएंगी वेरिफिकेशन के बाद। और जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट जो स्टेज 3 के द्वारा वो आईसीजी रख लेगा। अगर आप स्टेज 3 क्लियर करते हैं और रिटर्न और यह फेल होता है तो उसे लौटा दिया जाएंगे बाद में। ठीक, इसमें ये बताया गया कि जो आपके जो ओपन स्कूल से जिन्होंने डिग्री या डिप्लोमा किया है तो उनके लिए ये सूचना है कि जिससे भी ओपन स्कूल किया वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि हमें क्या पे पर्क्स और अदर बेनिफिट्स क्या इनको मिलती है। तो इनका पे लेवल है 3, 21,700 बेसिक पे है, प्लस डियरनेस अलावेंस, अदर अलावेंस में ट्रैवलिंग अलावेंस आपको मिल सकता है। क्या क्या मिलेगा आपको पे लेवल 3 में 21,700 है। ठीक, और नाविक डीबी के लिए भी 21,700 बेसिक पे है पे लेवल 3 में। और नेचर ऑफ ड्यूटी पर वो पुलिस के हिसाब से तो फिर कम ज़्यादा हो ही जाता है। अगर मोटा मोटा समझें तो 70% अगर आपको डीए मिलेगा, टीए कुछ % मिलेगा, मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस होता है ये मिलेगा। और एक होता है डीए ऑन टीए, ट्रैवलिंग अलाउंस ऑन ट्रैवलिंग अलाउंस, महंगाई भत्ता जिसे आप डीआर अलाउंस भी कहती हैं। और इसमें कोस्ट गार्ड एमएसपी ये डिफेंस वालों के लिए एक्स्ट्रा मिलता है, मिलिट्री सर्विस पे, तो ये सब आपको मिलेगा। तो अगर आप मोटे तौर पे समझे तो आपकी सैलरी जो होगी 30-35 हज़ार तक होगी कुछ। ठीक, तो ये आपके पे पर्क्स बेनिफिट्स हो गए इंडियन कोस्ट गार्ड में सर्विस करने के लिए। अब बात करें कि प्रमोशन के लिए, तो प्रमोशन आपका प्रधान अधिकारी तक होगा, पे लेवल 8 तक होगा, जिसकी बेसिक सैलरी 47,600 रुपये है। और यांत्रिक पे के लिए 6200 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक, तो अगर 47,600 रुपये है, अगर आप इसका मोटे तौर पर बोलें तो आपको इन हैंड कितनी मिल सकती है, तो इन हैंड आपको 70,000 के लगभग आपकी सैलरी मिल सकती है प्रमोशन के बाद, जब आप प्रधान अधिकारी या प्रधान सहायक इंजीनियर की पोस्ट पर होंगे। तो ये कुछ बेनिफिट हैं। और अदर बेनिफिट्स में जान लेते हैं, तो आपको फ्री राशन मिलेगा, क्लॉथिंग मतलब आपके कपड़े या अटायर आपको मतलब वेशभूषा के लिए मिलेगा जैसा कि रूल होगा इंडियन कोस्ट गार्ड। फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा आपको, आपकी फैमिली को, आपके डिपेंडेंट को, जो भी आप पर निर्भर हैं, दादा दादी जो भी हों। ठीक, और गवर्नमेंट का अकोमोडेशन फॉर सेल्फ एंड फैमिली और नॉमिनल लाइसेंस फ़ी, या तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा खाना रहने के लिए मिल जाएगा या फिर हाउस रेंट अलाउंस HRA मिलेगा। 45 दिन की छुट्टी मिलेगी और 8 दिन की आकस्मिक लीव या कैजुअल लीव भी मिलेगी हर साल। ठीक, विद लीव ट्रैवल कंसेशन फॉर सेल्फ फैमिली एंड डिपेंडेंट्स एज पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार आपको, आपकी फैमिली और आपके ऊपर जो निर्भर हैं उनको जो ट्रैवल होगी उसकी छूट मिलेगी ट्रैवल में। कंट्रीब्यूट टेंसी की मेडिकल फैसिलिटी भी आपको अवेलेबल रहेगी, इंश्योरेंस कवर मिलेगा। तो ये सब जानकारी थी जो इन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड। आशा करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी पसंद आएगी। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं स्टेज 3 के बारे में।
स्टेज 3 में जो, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट तो अभी से तैयार रखनी है, तो अभी से बात कर लेते हैं स्टेज 3 के बारे में। तो स्टेज 3 में सबसे पहले ये देखिए आदेश आया था, आप इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये आदेश भी पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें बताया था कि जो सेकेंड वेव के चलते स्टेज 2 के जो एडमिट कार्ड है या जो प्रोसेस है उसमें डिले आई है, जो 02/2021 बैच हुआ था, ठीक। तो इसलिए उनको एडवाइस दी जा रही है, एडवाइस क्या दी जा रही है कि कुछ जो डॉक्यूमेंट हैं वो तैयार रखें, क्योंकि जो स्टेज 3 का एडमिट कार्ड रिलीज़ करने की डेट होगी और वहाँ पर जो प्रस्तुत करने के लिए जो समय दिया जाए उसमें ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आपको, तो आपको कुछ ये डॉक्यूमेंट पहले से ही अपडेट करके या अपने पास रखनी है, ठीक। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है इसमें। जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं स्टेज 2 के लिए वो तैयार रहे हमेशा INS चिल्का में जाने के लिए, क्योंकि स्टेज 3 का एडमिट कार्ड और INS चिल्का में रिपोर्टिंग का जो समय होगा उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगे, इन एडवांस उन्होंने लिख दिया है पहले से ही। और अब हम जान लेते हैं डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या वहाँ पर लगेंगे जो आपको तैयार करके रखना है। तो सबसे पहले हम बात करें तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज सबमिटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आपको होना चाहिए, प्लस सभी की 3-3 फ़ोटोकॉपीज होनी चाहिए सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरे हैं, और उन्हें सेल्फ अटेस्टेड या स्वप्रमाणित करना होगा। इसके बाद 30 फ़ोटो लगेंगी पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटोग्राफ, जो आपने एप्लीकेशन भरते समय फ़ोटो लगाई थी वो 30 लगेंगी पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, जो स्लेट वाली उसमें आपका नाम डला था और डेट ऑफ बर्थ डली थी, तो ये सब लगेगा। आप 30 इसमें मांगिए, आप 60-70 बनाकर चलें, क्योंकि अपना हमेशा ज़्यादातर ही चलें, फिक्स में मत ज़्यादा मत रहें। उसके बाद कलर फ़ोटोग्राफ है, प्रिंटर उसके कलर फ़ोटोग्राफ लगानी जिसमें ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए, 10 नंबर, ये आप 20 लगे। पेरेंटल विलिंगनेस सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, फैमिली पार्टिकुलर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, विलिंगनेस सर्टिफिकेट, अटेस्टेशन फॉर्म, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक। ये आपको 1 और कॉपी ओरिजिनल और 2 जेरॉक्स कॉपीज आपको लेनी जाए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, NOC उन्हें लगेगा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। अब हम आपको इसका फॉर्मेट भी दिखा सकते हैं, जिन्हें आप इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकती है ये फॉर्मेट, ठीक। लेकिन हम आपको इनका फॉर्मेट अभी इसी वीडियो में दिखा देते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और हमने आपको डिस्क्रिप्शन में देखिए इस लिंक पर क्लिक करके आप ये फॉर्म भी सभी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, आइडेंटिटी कार्ड हो गया या कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, ये सब। तो चलिए हम PDF खोल लेते हैं उसकी, जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिखाए गए थे। ये रहा फैमिली पार्टिकुलर सर्टिफिकेट, जिसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस वाइफ, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर्स जितने हैं सबकी इंफॉर्मेशन देनी, अपने साइन बनाने हैं, बस। ज़्यादा कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं अपने अगले फॉर्म के बारे में, जो अगला फॉर्म लगाना है। अगला फॉर्म है हमारा विलिंगनेस सर्टिफिकेट की। इसमें बताया जाएगा कि हम इच्छुक हैं इसमें जाने के लिए और हमें कोई समस्या नहीं है इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन करने के लिए। इसमें सीधे आप साइन वगैरह करनी है, अपना नाम डालना है, इसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ये आपका काम घर पर ही हो जाएगा। अगला हमारा फॉर्म है अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म में आपको फ़ोटो लिखनी है, आपका नेम, एड्रेस, होम एड्रेस सब कुछ भरना है। इसको भरने के बाद सबसे नीचे जाना है, सबसे नीचे है वो है काम की चीज़, सबसे नीचे। तो आप अगर ये 4-5 पेज का है, 5 पेज का है, तो सबसे पहले यहाँ पर नीचे लिखे रहेगा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, इसमें आपको किस किस की साइन की ज़रूरत पड़ सकती है, इनमें से किसी एक का साइन लगा लें। पहले तो गेजेटेड ऑफिसर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, दूसरा है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर बिलोंगिंग टू द कॉन्स्टिट्यूंसी, फिर द कैंडिडेट ऑफ हिज पेरेंट गार्जियन इज ऑर्डिनरी रेजिडेंस या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिसर्स, मतलब SDM की साइन करवा लें, मोहर ठुकवा लें। उसके बाद तहसीलदार और नायब तहसीलदार या डिप्टी तहसीलदार के भी चल सकते हैं। प्रिंसिपल हो, हेडमास्टर हो, लेकिन जो प्रिंसिपल हेडमास्टर होना वो मान्यता प्राप्त विद्यालय का होना चाहिए,
BDO का जा सकते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं जैसे, पोस्ट मास्टर से करवा, पंचायत इंस्पेक्टर से। तो ये कुछ लगभग 5, 3, 8 लोगों के नाम दिए, इनमें से किसी का भी यहाँ पर सिग्नेचर और मुहर लगवा लें। ठीक, अगर आगे बात करें अगले फॉर्म के बारे में, इसमें आपको ज़रूर ध्यान से ही रखना होगा। अगला फॉर्म है हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में भी आपको कुछ ऑफिशियल्स के साइन की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे ये नाम दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस रेवेन्यू ऑफिसर, मतलब डिस्ट्रिक्ट पुलिस से ये बात करें, डिस्ट्रिक्ट पुलिस का जो हेड होता है वो होता है SP, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जो आपका डिस्ट्रिक्ट हुआ उसका हेडक्वार्टर जहाँ भी होगा, तो वहाँ जाकर आप SP के साइन करवा सकते हैं और उसकी ऑफिस में जाएं। SP के ऑफिस में जाकर SP के ऑफिस में जाकर क्या करेंगे, आप साइन करवाएंगे और उसकी मुहर लगवा लेंगे। हेडमास्टर प्रिंसिपल मिल जाए किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय के तो चल जाएगा। और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिसे हम BDO कहते हैं, या पोस्ट मास्टर, पंचायत इंस्पेक्टर या विलेज सरपंच प्रधान, इसमें आप ग्राम पंचायत प्रधान के भी साइन करवा सकते हैं। तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको ध्यान से भरना पड़ेगा। ठीक, तो अगला हमारा फॉर्म की बात कर लेते हैं। अगला फॉर्म है हमारा पेरेंटल विलिंगनेस फॉर्म। पेरेंटल विलिंगनेस फॉर्म में बस आपको ये दर्शाना पड़ेगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता है, उनको कोई दिक्कत नहीं है या कोई समस्या नहीं है आपको आपके द्वारा ICG करे जाने में। तो यही उनकी राय जाननी होती है। तो ये पेरेंटल विलिंगनेस फॉर्म। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगले फॉर्म की ओर। अगला फॉर्म है हमारा 9वां पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म। तो पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म में आपको ध्यान रखना होगा, और यहाँ अथॉरिटी दी गई किससे, इसमें टू बी इशूड बाई ऑफिस ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ द रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट। तो जो आप ज़िला हैं उसके हेडक्वार्टर में जाएंगे, वहाँ ऑफिस मिल जाएगा SP का, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होंगे, वहाँ पर जाकर आप उसका साइन करवाएंगे। साइन करवा के आप उसकी जो स्टाम्प या मुहर होता है वो लगवा लेंगे और आपका ये काम हो जाएगा। आपको SP के ही साइन करनी है, SP की ही मुहर लगवानी है इसमें, जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। इसमें आपको ये क्लियर हो जाए कि आपने कोई अपराध नहीं किया है, कभी आप कन्विक्टेड नहीं हुए हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ों की जो वेरिफिकेशन होता है पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म में। तो ये हमारा पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म भी हो गया है। तो इससे आप बहुत ही ध्यान से भरें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ये सभी फॉर्म कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाएं और डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो डाउनलोड से रिलेटेड, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दें, हम आपकी समस्या को ज़रूर से ज़रूर दूर कर देंगे। कोई भी रिलेटेड हो, आशा करता हूँ आपको, वैसे तो ज़्यादातर आपकी जो प्रॉब्लम हो गई हो, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिख दें, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर करेंगे अपने अगले वीडियो के माध्यम से, या कमेंट सेक्शन में आपको हम रिप्लाई कर देंगे कि आपकी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगी। ठीक, तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि आपके से कोई दिक्कत ना हो, अपनी रेस की प्रैक्टिस वगैरह करते रहें। तो जय हिंद साथियों।